हेलो साथियों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है सनाया एजुकेशन पर। आज की जो हम क्लास करने वाले हैं वो क्लास 2 करने वाले हैं। क्लास 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करा था। आज की क्लास 2 होने वाली है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ख़ास तौर पर उनके जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो ऑप्शनों का, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं, इसमें से एक्सप्लेन करके हम 2 या 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न 21, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? जो मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को, दूसरा जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें हराया था। पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजय हो गई, हार गए और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसकी मृत्यु कर दी। अब बात कर लेते हैं हम, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, दूसरे में मोहम्मद गौरी की जीत होती है, तीसरे जो चंदावर का युद्ध हुआ है 1193 में, ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय रहे और जयचंद को हार का सामना करना पड़ा। तो याद रखना, मोहम्मद गौरी दूसरा युद्ध जीता, उसके बाद ही खासतौर मुस्लिम जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का भारत में आगाज़ हमें देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 22, अधिकांश मंगोलीय आक्रांता किसके शासनकाल में आई? मतलब मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में करे? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। लेकिन बात कर लेते हैं चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ भारत आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की सहायता देने से मना कर दी और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत चंगेज़ खान के आक्रमण से बची रही। अब बात कर लेते हैं, जो मंगोल सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी का भी कहा था, सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दाग हुलिया रंगना, दाग की प्रथा आरंभ की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने लोहा और रक्त की नीति भी अपनाई थी। लोहा और रक्त बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे बेहतर हमें देखने को मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को मिलती है। बलबन ने नवरोज़ त्यौहार शुरुआत करा। बलबन ने पबोस और सजदा आरंभ करा। बलबन ने चिहालगानी 40 गुलामों का समूह जो होता था उसको समाप्त करा। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक ने दीवान बंदगाह, दीवान खैरात संस्थाएं शुरू करी। कृषि और लोक निर्माण के लिए कार्य किए। हिसार, फिरोज़ाबाद, हिरनी खेड़ा शहर बसाए। तो इसका सही आंसर होगा कि जो सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जो सुल्तान खलीफा होता था, खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगा और प्राप्त करा। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का असली संस्थापक भी मानते हैं, दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। और ये गुलामों का गुलाम भी कहला जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का भी गुलाम था और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है।
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो पूरा कराया था। ठीक है। और बलबन ने नवरोज़ त्यौहार आरंभ किया, और बलबन ने सिजदा पवो शुरू किया। फिरोज़ शाह तुगलक नहरें बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर सानी बाजार नियंत्रण प्रणाली, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा और लोहा रक्त की नीति। ठीक है। चित्तौड़गढ़ विजय, और जो कोहिनूर मिला है, कोहिनूर हीरा है जो, वो अलाउद्दीन खिलजी को 1000 दिनारी, मलिक काफूर एक गुलाम था जिसको 1000 दिनारी बोलते हैं, उसने लाकर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो बढ़ते हैं, इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? फारसी रीति रिवाज यानी कि जो पारसी थे उनका जो रीति रिवाज था, उनका त्यौहार था नवरोज़। नवरोज़ को जिसने अपनाया था, नवरोज़, तो नवरोज़ को अपनाने वाला था बलबन। इसको मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि नवरोज़ त्यौहार पवबोस सिजदा प्रथा चलाई थी। सिजदा पैरों को चूमना, पवबोस हाथों को चूमना, और इन्होंने चेहालगानी 40 गुलाम सरदारों का समूह को समाप्त करा। इल्तुतमिश ने टका और जीतल 2 सिक्के चलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक, और इसकी मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के चचा थे। तो फारसी रीति रिवाजों को अपनाने वाला कौन था? बलबन। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई। बाजार विनियमन प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली वो आरंभ की गई। तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली हमें देखने को मिलती है वो सबसे बेहतर प्रणाली थी, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हमें देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर के नाम से जानते हैं, दूसरा सिकंदर अपने आप को कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक भी कहा जाता है, और इन्होंने टका और जीतल नामक 2 सिक्के भी चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। नीचे दिए गए सुल्तान वर्ष उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित की थी। तो मैंने आपको पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। जो दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सुल्तान थे उनकी ट्रिक थी गुल खिले तसले में। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो याद रखना, पहला था गुलाम, पहला हो गया गुलाम, गुल खिले। दूसरा था खिलजी तसले में। तीसरा था तुगलक। चौथा था सैयद। पांचवा था लोधी। तो याद रखना, पहला था गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा था लोधी। ठीक है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ठीक है। ऑप्शन इसका क्या दे रखे हैं याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी वंश। ठीक है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक इनका शासन रहा है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? दिल्ली से जो
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। जो दौलताबाद है वो किसके नज़दीक है? दौलताबाद साथियों औरंगाबाद के नज़दीक हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अलोरा और हमें अलोरा की गुफाएं देखने को मिलती होंगी, वहाँ देखने को मिली हैं औरंगाबाद में, ठीक है। अब इसका जो शासन रहा है वो 1325 से 1351 तक रहा है। 1325 से 1351 तक इन्होंने शासन किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है साथियों। औरंगाबाद इनकी औरंगाबाद जो दौलताबाद के नज़दीक हमें देखने को मिलती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली जो सल्तनत है उसका उद्धारक यानी कि उसका उद्धार करने वाला किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धार है वो किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक को, सॉरी गियासुद्दीन बलबन को। गियासुद्दीन बलबन को उद्धारक माना जाता है। इसे गियासुद्दीन बलबन को संरक्षक, दिल्ली सल्तनत का संरक्षक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संरक्षक। दिल्ली सल्तनत का संरक्षक किसे बोला जाता है? गियासुद्दीन बलबन को। अगर बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी। इल्तुतमिश ने उसे लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करी। तो याद रखना गियासुद्दीन बलबन को संरक्षण और उद्धारक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था वो दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। इन्होंने जो शासन करा है वो 1351 से 1388 तक इन्होंने शासन करा है। 1351 से 1388 तक इन्होंने शासन करा है। और इन्होंने उस समय मुसलमानों पर भी एक कर लगाया था जिसे ज़कात बोला जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी और दाग प्रथा, हुलिया रंगना, बाजार नियंत्रण प्रणाली और कोहिनूर 1000 दिनारी गुलाम प्राप्त करा मलुक जिसे मलिक काफूर बोलते हैं। बलबन ने चहलगानी समाप्त करी। पैबोस, सिजदा, नवरोज़ त्यौहार चलाया। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं, दौलताबाद राजधानी स्थापित की, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान था जो उसका आरंभ 1206 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। और ये 1526 तक चला। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठते हैं और 1526 में इब्राहिम लोदी की पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? कौन सा सुल्तान था जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान था जिसने सती प्रथा का घोर विरोध किया और उन्होंने अपने शासनकाल में सती प्रथा को बंद करने का प्रयास भी किया। उन्होंने हिंदुओं के प्रति उसने मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी और समाज सुधार लागू करने के लिए सती प्रथा का उन्मूलन का भी प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक दीवान बंदगा, दीवान कोही, दीवान बंदगा, दीवान खैरात इन्होंने शुरू किए। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी
होलिया रंगना, दाग प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली इन्होंने शुरू की। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग की हुआ था? तो पहली बार जो इस्लामी संरचना है वो हमें देखने को मिली है। तो जो पहली बार हमें इस्लामी सिद्धांत और सजावटों का प्रयोग देखने को मिला है वो मिला है अलाई दरवाज़ा में। कहाँ साथियों? अलाई दरवाज़ा, जो कि कुतुब मीनार के परिसर में है। कहाँ है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शुरू करा, कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, और पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं अलाई दरवाज़ा। हमें जो पहली इस्लामिक वास्तुकला देखने को मिली है वो अलाई दरवाज़े में देखने को मिली है। ठीक है, इसका निर्माण जो अलाई दरवाज़े का करवाया था 1311 में। कब? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। अच्छा, कुतुब मीनार मैंने बता दिया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, इल्तुतमिश का मकबरा भी हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? कौन दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली सुल्तान कौन सा था? वो बलबन था जिसने कठोर नीति अपनाई। बलबन जो था गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था, 9वें नंबर का सुल्तान था गुलाम वंश का। ठीक है, इन्होंने दोआब के आसपास क्षेत्र पर हम कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। और साथियों, एक क्वेश्चन था लोहा रक्त नीति। मैंने उस समय अलाउद्दीन खिलजी बता दिया था, शायद, मुझे पक्का पता नहीं है, अगर मैंने बताया तो याद रखना। अलाउद्दीन जो खिलजी नहीं है, लोहा रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। लोहा रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? बलबन था। लोहा रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। तो याद रखना, अगर मैंने अलाउद्दीन खिलजी बता दिया है तो उसको सही कर लेना। इसका अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इसका बलबन है। लोहा रक्त की नीति अपनाई। और जो उस समय मेवात का जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ जो डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो बलबन ने वहाँ मेवात का आसपास का जो इलाका था वो पेड़ बहुत ज़्यादा थे, और पेड़ों को काट कर वहाँ डाकुओं का बहरे में से कुचल दिया और उनको सजा दी। तो जो कठोर नीति अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी। लोहा रक्त की नीति भी बलबन ने अपनाई थी। चिहालगानी जो 40 गुलामों सरदारों का समूह था उसको समाप्त करा था बलबन ने। पैबोस और सिजदा पर आरंभ करा बलबन ने। और नवरोज़ त्यौहार आरंभ करा बलबन ने। और बलबन जो नसरुद्दीन के समय प्रधानमंत्री था, बलबन ने अपनी लड़की की शादी नसरुद्दीन के साथ करी। और 1266 में ये वो बनता है, सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। 14वीं सदी का यात्री इब्ने बतूता किस जगह से भारत आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो इब्ने बतूता था वो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्ने बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था। और किसके काल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आया था मोरक्को से, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त करा था। ठीक है, याद रखना किसके साथ का शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी एक पुस्तक थी रेहला, रेहला इसकी पुस्तक थी। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी रेहला। ठीक है, और याद रखना कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। बात कर लेते हैं चीन से। हैंसवांग आया था, वो चीन से आया था। ठीक है साथियों, हैंसवांग कहाँ से आया? चीन से आया था। बढ़ते हैं, फाहियान भी चीन से आया, हैंसवांग भी चीन से आया था। प्रश्न नंबर 35। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें।
वीडियो में आपको कुछ भी कोई भी समस्या है क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट मेंशन करें। और अब हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है अपना जिसमें आप जुड़े हुए हो वहाँ इसको वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये आगे तक पहुँचे। और आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। कृपया करके 5 सेकंड का समय निकाल कर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश। मैंने कई बार बता दिया है। पहला जो वंश हमें देखने को मिलता है गुलाम वंश, दूसरा हमें देखने को मिलता है खिलजी वंश, तीसरा हमें तुगलक वंश, चौथा हमें सैयद वंश, पाँचवा हमें लोधी वंश। 5 वंश हमें देखने को मिलते हैं। 1206 से 1526 320 साल तक दिल्ली सल्तनत कायम रहती है। पहला शासक देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक, आखिरी देखने को मिलता है इब्राहिम लोदी। तो अंतिम जो वंश था वो लोधी वंश था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण जो विजय थी उसको पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को चुना। किसको चुना? मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान जो था वो 1294 से 1316 तक ये अभियान चला। ये मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 दिनारी, क्योंकि ये 1000 दिनार में ख़रीदा गया गुलाम था। ठीक है साथियों, याद रखना। दक्षिण के विजय के लिए किसे नियुक्त किया? मलिक काफूर को नियुक्त किया। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स। ठीक है, याद रखना। इन्होंने तांबा और पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के समान माना। इन्होंने क्या करा था? तांबा और पीतल के जो सिक्के थे उनको चांदी के सिक्कों के समान माना, जिससे घर में ही लोग तांबा और पीतल के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और बाद में इसने ये जो अपनी रणनीति थी ये चेंज करनी पड़ी, क्योंकि इससे जो साम्राज्य था राज्य पर आर्थिक संकट आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। अकबर और बाबर के बाद में ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। ठीक है, याद रखना। 2.5 दिन भी आ जाए, 2.5 दिन आ जाए, इसका झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? तारागढ़ पहाड़ी पर। तारागढ़ पहाड़ी पर यह स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उन्होंने तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई। उन्होंने चांदी के जगह तांबे और पीतल के सिक्कों का जो निर्माण करवाया, मतलब इसको सामान माना। तो इसको इन्होंने चीन से प्रेरणा लेकर, ये उदाहरण लेकर ये कार्य इन्होंने करा था। ठीक है, और इसमें जो इनका मूल्य, इन्होंने जो तांबा और पीतल का जो मूल्य था इन्होंने चांदी के समान ही माना था, जिससे घर में लोगों ने टकसाल बनानी शुरू कर दी और अपने घर पर ही सिक्कों का निर्माण करते थे, सिक्के बनाते थे, जिसे राज्य में आर्थिक संकट जूझ गया। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली जो शहर है इसकी स्थापना किसने की? तो तोमर शासकों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अगर नाम पूछ ले तो अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर। ठीक है साथियों, अनंगपाल तोमर ने
पहले इसको दिल्ली का नाम से जाना जाता है, दिल्ली का, दिल्ली नहीं था, दिल्ली का, बाद में ये रूपांतरित हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किए? तो 14 बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1000 के 26 या 27 तक कुल 14 या 17 बार आक्रमण किए हैं। कहीं जगह 14 दे रखा है, कहीं जगह 17 दे रखा है। और जो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात का जो गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है उस पर इन्होंने अपना आक्रमण करा था, जिसमें इन्होंने काफ़ी धन की प्राप्ति की थी वहाँ से, और साधु संत और पंडितों की यहाँ बैरिया में से हत्या कर दी थी। तो याद रखना, इन्होंने 1027 में सोमनाथ पर आक्रमण करा था। कब करा था? 1027 में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं किया? जो सवाई जयसिंह थे इन्होंने 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। कितनी? 5। कहाँ कहाँ? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। 4, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। तो इसमें से इन्होंने जो इलाहाबाद में इसकी इन्होंने कोई भी वेधशाला नहीं बनाई। इनको जंतर मंतर भी बोल देते हैं साथियों को, जंतर मंतर। 5 जंतर मंतर या 5 वेधशालाएँ थी। जंतर मंतर एक वेधशाला ही थी, ठीक है, जहाँ खगोल विज्ञान को लेकर रिसर्च की जाती थी। तो याद रखना, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करा था, जहाँ से सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती थी। वर्तमान में केवल जयपुर में जो वेधशाला है वो ही संचालित है, वही परिसंचालन में है और सब बंद हो चुकी हैं। तो याद रखना 5 हैं, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। इलाहाबाद इनमें नहीं है। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाएगा? दीवाने कोही, दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात, ये जो विभाग थे ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जो विभाग थे ये स्थापित किए गए थे। दीवान बंदगन, ठीक है, जो कैदियों के लिए था, गुलामों के लिए था। दीवान खैरात, दीवान कोही कृषि के लिए था। दीवान खैरात जहाँ ये गरीबों को दान देते थे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अपने जो विभाग थे वो बनाए थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी। 1206 में ये शासक बनते हैं, ठीक है। और इन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा जो लिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में उसका निर्माण करवाया। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, और इनकी पोलो खेलते समय घोड़े पर गिर कर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था। दाग, घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया रंगने की प्रथा इसी के समय हुई। इसका कारण क्या था कि उस समय सैनिक वेतन लेकर भाग जाते थे या दूसरी उसमें शामिल हो जाते थे। इससे हुलिया रंगने से इसको पता लग जाता था कि ये मेरा सैनिक है और इसको मैंने वेतन दे रखा है। और इन्होंने नगद वेतन जो चालू करा था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू करा था, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था? जो तालीकोटा का युद्ध हो हमें देखने को मिलता है, उस समय कौन सा राजवंश था? तो उस समय तुलु राजवंश था। कौन सा था? तुलु राजवंश। तुलु राजवंश था। इस युद्ध में तुलु राजवंश
का राजा सदाशिव राय, सदाशिव राय था, ठीक है। और सदाशिव राय था जो एक कुटपुतली शासक था। वास्तविक जो शक्ति थी उसके मंत्री राम राय का हाथ में थी, और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। 45, प्रश्न नंबर 45, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला? दिल्ली से जो दौलताबाद अपनी राजधानी करी थी वो करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दौलताबाद हमें औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? तो ये कार्य भी कौन करने वाला है जनाब? जो हमारे क्या बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने ही चलाए। चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के इन्होंने चलाए थे, जिससे लोगों ने घर पे ही तांबे और पीतल के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, और जाली सिक्कों की, जिससे बाजार में भरमार हो गई। खिज़्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? जो खिज़्र खां था उसने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। सैयद का खिज़्र खां करता है, लोधी का बहलोल लोधी करता है, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी करता है। ठीक है साथियों, सैयद वंश का कौन था? सैयद वंश चौथा, दिल्ली सल्तनत चौथा वंश था। पहला गुलाम, फिर दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचों लोधी वंश। ठीक है, याद रखना। खिज़्र खां ने 1414 में सैयद वंश की नींव रखी थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। चांदी का सिक्का टका या टंका किसने चलाया था? मैं, अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो साथियों, तो ये सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप इनका आंसर आराम से दे रहे होंगे। जो टका और जीतल जो सिक्का चलाया था वो चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने ये सिक्के चलाए थे। ठीक है, और जो बात कर लेते हैं, जो चांदी का टका था और तांबे का जीतल था। ठीक है, चांदी का जो सिक्का था उसे टका था, और जो जीतल था वो जीतल था वो तांबे का था। जीतल किसका था? जीतल था तांबे का। याद रखना, ये दिल्ली पुलिस में कई बार ये क्वेश्चन आया है साथियों। टका जो इल्तुतमिश सिक्का चलाया वो किसका सिक्का था? चांदी का है, और जीतल तांबे का था। ठीक है, और बात कर लेते हैं रुपया जो चलाया है, जिसे आज हम हमारे प्रचलन में है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन रुपया जो शब्द चलाया था, सिक्का, वो चलाया था शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 50, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिल्लर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? जो मेहरौली पिल्लर है वो किस कारण प्रसिद्ध है? जो मेहरौली पिल्लर है साथियों, उसकी जो गुणवत्ता है इस्पात की, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, क्योंकि जो उसकी इस्पात की गुणवत्ता उसमें अभी तक जंग नहीं देखने को मिला है। ये पिल्लर तकरीबन 7 मीटर या 23 फुट ऊंचा है, जो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है, और ये अपने जंग के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समसामयिक थे? तो किसको एक को छोड़कर ये सब के शासनकाल में रहे? ठीक है, तो अमीर खुसरो को हम तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो, इसको हम तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, जो अमीर खुसरो थे वो इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। इल्तुतमिश में जलालुद्दीन खिलजी के समय भी था, बलबन के समय में देखने को मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बट इसको इन्होंने इसको तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, अमीर खुसरो को तोताए हिंद। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी राजकीय भाषा क्या थी?
तो दिल्ली सल्तनत की जो था इस्लामिक उनका धर्म था, तो उनकी राजकीय भाषा थी वो थी फ़ारसी। कौन सी थी? फ़ारसी। याद रखना, फ़ारसी उनकी राजकीय भाषा रही। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? जो चचनामा बुक है, ठीक है साथियों, चचनामा एक पुस्तक है, उसमें जो विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चचनामा जो है वो अरब का इतिहास का रिकॉर्ड उसमें है। वो मोहम्मद बिन कासिम के किए गए आक्रमण के बारे में बताता है। जो सिंध विजय के दौरान मोहम्मद बिन कासिम है, उसने जो सिंध विजय की थी उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित की। दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित करी। ठीक है, अब याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध के बारे में अल-बरूनी का वृत्तांत है? अल-बरूनी की जो पुस्तक थी वो थी किताबुल हिंद। कौन सी थी? किताबुल हिंद हमें देखने को मिलती है। ये हमें भारत के इतिहास के बारे में बताता है। ये सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक मानी जाती है। जो अल-बरूनी थे वो साथियों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने हिंदू संप्रदाय के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठी करी और अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में उसके बारे में बताया। इन्होंने ब्रह्म सरोवर के बारे में जिक्र किया है जो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, चचनामा हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताती है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना करी? तो उत्तर भारत में जो शहरों की स्थापना करी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो मिलती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया, फतेहाबाद बसाया, ठीक है, हरनी खेड़ा बसाया। इन्हों के काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश इन्होंने जौनपुर बसाया। ठीक है, फिरोजपुर पंजाब इन्होंने फिरोजपुर बसाया। ठीक है, तो इस कारण इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने दीवान कोही कृषि विभाग, दीवान बंदगन गुलाम विभाग, दीवान खैरात और दान विभाग आदि भी स्थापित किए। इन्होंने नहरें बनवाई, लोक कल्याण कार्य करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 से 1388 तक इन्होंने शासन किया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में स्थित लौह सतम किस शहर में है? जो कुव्वतुल इस्लाम है जो मस्जिद है वो हमें देखने को मिलती है दिल्ली में। कहाँ साथियों? दिल्ली में। दिल्ली में हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो बहमनी साम्राज्य है उसका जो संस्थापक है वो हसन गंगू था। महमूद गंगू नहीं, हसन गंगू 1347 में इसकी स्थापना करता है। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है साथियों, और जो इसकी राजधानी थी बहमनी की वो थी गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा इसकी राजधानी थी, गुलबर्गा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। बाद में अहमद शाह ने इस अपनी गुलबर्गा से राजधानी बीदर स्थानांतरित कर दी थी। कौन? अहमद शाह ने बीदर। ठीक है, बीदर किसने करी थी? अहमद शाह ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो इल्तुतमिश था उस समय जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। उससे पहले जो कुतुबुद्दीन था उसकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी।
निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? जो विजयनगर कला हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हम्पी। हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं औरंगाबाद में हमें देखने को मिलती हैं। सांची के जो स्तूप है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। पुरी जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी उड़ीसा में निकाली जाती है। चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर जब आक्रमण किया था वो किया था इल्तुतमिश। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जलालुद्दीन का पीछा करते हुए जलालुद्दीन के पीछे करते हुए चंगेज़ का भारत आया था। तो उस समय जो शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दी थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? कौन सा संप्रदाय सबसे अधिक रूढ़िवादी था? तो वो था नक्शबंदी। कौन सा था? नक्शबंदी। तो इसका सही आंसर होगा नक्शबंदी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित करी? तो कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित करी? तो वो था सिकंदर लोदी। कौन सा था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो बहलोल लोदी का पुत्र था और बहलोल लोदी ने आगरा शहर बसाया और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया और उसके बाद अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित कर दी। जो शहर आगरा बसाया था वो सिकंदर लोदी ने बसाया था और इसने एक नाप तोल के लिए भूमि को नाप तोल के लिए गजे सिकंदरी भी चलाया था। किसी को मापने के लिए गजे सिकंदरी भी इन्होंने चलाया था। तो साथियों आज के लिए क्लास सेकंड हम यहीं तक करते हैं। अगला जो क्लास हमारी रहेगी वो क्लास तीसरी क्लास रहेगी जो उसमें हम 64 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ 5 सेकंड की बात है। आप सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, नहीं आप कोई पैसे जाते, लेकिन सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।